हमने जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पिछले लेक्चर में चर्चा करी पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की। अब उस पूरे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को हम एक इंडियन पर्सपेक्टिव के नज़रिए से ऑब्जर्व करते हैं। और उसको ऑब्जर्व करने से पहले हमारे को ये चीज़ जाननी होगी कि ये पर्सपेक्टिव्स इवॉल्व हुए कैसे। तो हमने अभी चर्चा करी कि चीज़ स्टार्ट हुई थी लिबरल कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी से। लिबरल कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी एडम स्मिथ ने चैंपियन की थी। एडम स्मिथ ने क्या बोला था इसको चैंपियन करते हुए? मार्केट्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। गवर्नमेंट्स को जो है किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ क्या होना चाहिए कि किस प्रकार से जो है कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स हों, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। ये जो बात एडम स्मिथ ने बोली, अगर हम इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया 1947 से लेके तो 1990 तक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि वो नाम के लिए एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी, पर वहां पर स्टेट का कंट्रोल सब कुछ था। तो एडम स्मिथ की बात की गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करनी नहीं चाहिए, उसके तो बिल्कुल विपरीत काम हो रहा था, उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम हो रहा था। काम इसलिए ऑपोजिट हो रहा था क्यों? क्योंकि उस समय गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरा था इकोनॉमी में। पर 1990 में जब इंडिया जो है उसने ट्रांजिशन किया एक ओपन इकोनॉमी की ओर, उसने जब कैपिटलिज्म को अपनाना शुरू किया, तो क्या इंडिया ने उस समय एडम स्मिथ की अप्रोच 1990 में अपनाई? आंसर इज नो। इंडिया ने 1990 में स्मिथ की अप्रोच को नहीं अपनाया। वो इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि उस समय भी जो पूरी इकोनॉमी थी, उस इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ कंट्रोल रखा। गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1990 में जब उसने लिबरलाइजेशन इनिशिएट करी, तो उस समय भी उन्होंने कई सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था। गवर्नमेंट का कंट्रोल था, यानी कि गवर्नमेंट ने जो एडम स्मिथ की बात थी कि भाई गवर्नमेंट कंट्रोल होना ही नहीं चाहिए, वो तो चीज को फिर रिजेक्ट कर दिया। तो यानी कि इंडिया के एक्सपीरियंस ऑफ लिबरलाइजेशन में सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने वो काम तो किया नहीं जो एडम स्मिथ की तरफ से एक एडवोकेसी दी गई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा इन्फ्रेंस यहाँ पर ये निकलता है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को अपनाते हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि स्मिथ्स फ्रेमवर्क जो है वो 1990 में तो रिजेक्ट कर दिया गया। तो फुल लेवल पर जो लिबरलाइजेशन के तहत हमें इंश्योर करना था कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस और कंट्रोल ना रहे, वो चीज़ तो वहां पर थी नहीं। गवर्नमेंट ने एक यूनिक सा मैकेनिज्म क्रिएट किया कि गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को कंट्रोल भी करेगी और कुछ को लिबरेट भी कर देगी। तो दोनों चीजें वहां पर पैरेलली देखने को मिल रही थी, पहली बात तो। अच्छा, एडम स्मिथ के बाद दो स्कॉलर्स और आते हैं जिनमें फ्रेडरिक हायक और मिल्टन फ्रीडमैन आते हैं। फ्रेडरिक हायक और मिल्टन फ्रीडमैन क्या करते हैं कि ये दोनों स्कॉलर्स एडम स्मिथ से एक लेवल ऊपर चले जाते हैं। कैसे ऊपर चले जाते हैं कि ये कहते हैं कि भाई टू मच गवर्नमेंट इन इकोनॉमी कॉजेज करप्शन, कॉजेज इनएफिशिएंसी।
तो यहाँ पर एक चीज क्या बोली इन्होंने, इन्होंने बोला कि भाई गवर्नमेंट को तो इनफैक्ट होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। सारा फोकस फ्रेडरिक हायक और मिल्टन फ्रीडमैन के हिसाब से होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन पे। सारा फोकस होना चाहिए डीरेगुलेशन पे, इकोनॉमी को डीरेगुलेट कर दो। सारा फोकस होना चाहिए सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पे। सारा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स पे, ताकि गुड्स भी फ्रीली मूव करें, सर्विसेज भी फ्रीली मूव करें। इनका जो आइडिया था वो ये था कि भाई गवर्नमेंट के प्रेजेंस से सिर्फ करप्शन और इनएफिशिएंसी बढ़ती है। प्राइवेटाइजेशन करना एक इफेक्टिव सोल्यूशन है, डीरेगुलेशन करना दूसरा एक इफेक्टिव सोल्यूशन है, ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबली इंटीग्रेट होना तीसरा एक सोल्यूशन है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री मूवमेंट इंश्योर करना एक चौथा सोल्यूशन है। फ्रेडरिक हायक और मिल्टन फ्रीडमैन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों स्कॉलर्स ने इवेंचुअली जो पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं, इन्होंने आगे जाकर, हम ये कहते हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को बहुत इन्फ्लुएंस किया। कौन से ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस? आज की डेट में जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, आज की डेट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ है, और आज की डेट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग फिलॉसफी इन दो थिंकर्स से इंस्पायर्ड है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इनसे इंस्पायर्ड हैं, तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि मिल्टन फ्रीडमैन और फ्रेडरिक हायक इंस्टीट्यूशनलिस्ट्स हैं। ये पॉइंट अब आप समझें। कल को जब हम पॉलिटिकल साइंस में चर्चा आगे करके ये बोलें कि फ्रेडरिक हायक मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो इंस्टीट्यूशनलिस्ट हैं, तो आपको समझने में दिक्कत तो नहीं होगी। क्यों इंस्टीट्यूशनलिस्ट हैं? क्योंकि इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। क्यों इंस्टीट्यूशनलिस्ट हैं? क्योंकि इनकी थिंकिंग से ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इंस्पायर हुए हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया इस थिंकिंग से इंस्पायर्ड है? क्या इंडिया की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो इससे इंस्पायर्ड है? तो आंसर इज नो। क्योंकि इंडिया की पॉलिटिकल इकोनॉमी इससे इंस्पायर हुई ही नहीं। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसने फुल फ्लेजेडली 1990s में तो एटलीस्ट इस चीज को फुल्ली अपनाया ही नहीं। तो ये कहना तो करेक्ट होगा कि 1990s में जब हमने लिबरलाइजेशन करी, उस समय हमारी पॉलिसी फ्रेडरिक हायक और मिल्टन फ्रीडमैन के बेसिस पे इंस्पायर्ड नहीं थी उस समय। ये चीज याद रखना। अब इनको चैलेंज करने वाले कुछ लोग आए जिनका नाम है नियो इंस्टीट्यूशनलिस्ट्स। ये जो नियो इंस्टीट्यूशनलिस्ट्स थे, पहले तो इनके व्यू को समझो। इनका व्यू ये है कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं, इन डेवलपिंग कंट्रीज में नियो इंस्टीट्यूशनलिस्ट्स कहते हैं कि भाई जो मार्केट्स है ना, दे डोंट वर्क ऑन देयर ओन। ये अपने आप काम नहीं करती। मार्केट्स डेवलपिंग कंट्रीज में अपने आप से काम नहीं करती। इनका मानना ये है, नियो इंस्टीट्यूशनलिस्ट का, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर आपको सिविल सर्विसेज की, वहां पर आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता होती है। तो ये कह देना कि भाई गवर्नमेंट कंप्लीटली, जैसा एडम स्मिथ ने या मिल्टन फ्रीडमैन ने बोला कि कंप्लीटली खत्म कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यू इंस्टीट्यूशनलिस्ट कहते हैं कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज वैसे ऑपरेट नहीं करती। वहां पर मार्केट्स अपने आप से सब कुछ नहीं कर सकती। वहां पर आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और सिविल सर्विसेज की आवश्यकता है। और इनकी आवश्यकता ये है कि ये दोनों के दोनों इंश्योर करते हैं एक प्रकार से सोशल स्टेबिलिटी। तो ये कह देना कि भाई इनको हम लोग आउटराइटली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से डिजाइन कर दें कि वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएं जैसे मिल्टन फ्रीडमैन ने बोला, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये चीज आपको समझनी है यहाँ पर। अब अगर हम नियो इंस्टीट्यूशनलिस्ट की बात करें, तो यहाँ पर दो स्कॉलर हैं।
पीटर इवेंस है, जिसके बारे में हमने चर्चा प्रीवियस वीडियोस में करी है, जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया था एम्बेडेड ऑटोनॉमी का। इस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई हैव ऑलरेडी स्पेंड टाइम टू एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। एम्बेडेड ऑटोनॉमी उसने कॉन्सेप्ट दिया। उसने ये बोला कि भाई अगर आप आज की डेट में सिंगापुर को देखते हो, अगर आप आज की डेट में साउथ कोरिया को देखते हो, अगर आप आज की डेट में ताइवान को देखते हो, वो कहते हैं कि यार ये तीन कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर एम्बेडेड ऑटोनॉमी है। ये तीन कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर एम्बेडेड ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल के बेसिस पे काम हुए हैं। यहाँ पर सोसाइटी में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एम्बेडेड है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी से भी एंगेजमेंट करके बात करता है, बिजनेस से भी बात करता है, और सोसाइटी के नीड्स और बिजनेस के नीड्स को ऑटोनोमसली अपने आप डिसीजन मेकिंग करके फुलफिल भी करता है। और इस रीजन से आप देखो कि इन तीनों कंट्रीज में एम्बेडेड ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल के बेसिस पे ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर बहुत डीपली अगर देखा जाए तो बेसिकली इन सोसाइटीज में खास करके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का एक सिग्निफिकेंट रोल है। इस पॉइंट को आगे अगर किसी ने बढ़ाया तो वो दो स्कॉलर्स थे। उनका नाम था बेसिकली डैरन एसीमोगलू एंड डोगलस नॉर्थ। तो पीटर इवेंस की जो बात थी उसको डैरन एसीमोगलू एंड डोगलस नॉर्थ ने आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या बात बोली, उन्होंने कहा कि भाई किसी भी सोसाइटी में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस ही सोशल स्टेबिलिटी लाते हैं। और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस कौन बनाएगा? ये तो बेसिकली जो है गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो गवर्नमेंट को ही ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने हैं जिससे कि सोशल स्टेबिलिटी प्रमोट हो। तो आप गवर्नमेंट के रोल को तो निगेट ही नहीं कर सकते। अगर आपने गवर्नमेंट के रोल को निगेट कर दिया तो इस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सवाल उठता है यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। हमने इंडिया की अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें तो अब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिंस 1990s टिल 2025 क्या स्टेटस है? 1990s में हमने एडम स्मिथ की अप्रोच को निगलेक्ट किया, नहीं मानी उसकी बात। हमने 1990s के टाइम पे फ्रेडरिक हायक प्लस मिल्टन फ्रीडमैन, इनकी अप्रोच को भी उस समय निगलेक्ट किया, नहीं मानी इनकी बात हमने। इनफैक्ट 1990s में हमने क्या किया, हमने रेगुलेटर्स बनाए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई। ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो थी हमारे हमने बनाई, ये आज की डेट में ऐसी मोगलू एंड नॉर्थ के हिसाब से वो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन से। तो हमारे यहाँ पर जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं दे आर व्हाट, एज पर ऐसी मोगलू नॉर्थ, दे आर दोज इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस विच वर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। सिमिलरली अगर आप देखो तो 1990 से गवर्नमेंट ने एम्बेडेड ऑटोनॉमी पे भी फोकस किया, जो कि पीटर इवेंस का था, कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर से मिलती थी, बात करती थी, उनके साथ कोऑप्ट करती थी। प्राइवेट सेक्टर ने 90s में गवर्नमेंट को कैप्चर नहीं किया। तो एम्बेडेड ऑटोनॉमी ऑफ पीटर इवेंस वहां पर बहुत क्लियर कट दिखा। लेकिन अगर हम आज की डेट में बात करें, आज की डेट में ये कहना तो गलत नहीं होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फिलॉसफी है 2014 से, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस।
ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस किससे इंस्पायर्ड है? हायक एंड फ्रीडमैन। हायक एंड फ्रीडमैन से। आज की डेट में गवर्नमेंट हायक फ्रीडमैन, बिजनेस क्लास से इंटरेक्शन करना पीटर इवेंट्स, और साथ में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाना ऐसी मोगलू एंड डोगलस नॉर्थ। इन तीन के फ्रेमवर्क से इंडिया की पॉलिटिकल इकोनॉमी चला रही है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि अभी भी हम लोग जो है एडम स्मिथ के लेवल पर आ गए हैं, पर हम ये जरूर कहेंगे कि एटलीस्ट हमने हायक फ्रीडमैन की फिलोसफी से इंस्पायर होकर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस शुरू कर दिया है। हम ये जरूर कहेंगे कि आज की डेट में हम लोग जो है इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज अभी भी और मोल्ड की जा रही हैं, एम्बेडेड ऑटोनॉमी अभी भी चल रही है। इसी रीजन से आप देखिए कि बजट से पहले हमेशा गवर्नमेंट जो है अलग अलग बिजनेस हाउसेज से इंगेज करती है, एम्बेडेड ऑटोनॉमी। इसी रीजन से आज की डेट में गवर्नमेंट कभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने से पहले भी बिजनेस हाउसेज से इंगेज करती है। और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में पॉलिसी वो डिसाइड होती है जिससे कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट के साथ सिंक्रोनाइज करें। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में किसी भी दूसरी कंट्री को वो अल्टीरियर मोटिव नहीं मिलता है इंडिया को काउंटर करने का, कि जिससे इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो। तो आज हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी में हायक फ्रीडमैन पीटर इवेंस एंड एसी मोग्लू नॉर्थ के बेसिस पे हम चल रहे हैं, बट एडम स्मिथ के लेवल पर नहीं पहुंचे। तो ये चीज आपको क्लियर कट यहाँ पे याद रखनी है। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कि काफी बच्चे अभी भी मेरे को बार बार ईमेल करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग का। मैं पहले भी इसको क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि जो आंसर राइटिंग जीएस की क्लासेस में मैं आपको करा रहा हूँ वो जनरल स्टडीज के पेपर्स के लिए है, और जनरल स्टडीज की आंसर राइटिंग में जिस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है ऑप्शनल से। उस कोर्स में मैं आपको जीएस की आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, जिसमें हम लोग आंसर्स को स्ट्रक्चर समझ के उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे अभी भी बार बार यही पूछते हैं कि क्या हम उस कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उस कोर्स को कभी भी ज्वाइन कीजिए, ये बात भी मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ। तो बार बार वही चीज़ को ईमेल में आप क्यों पूछते रहते हैं? आपको जब मैंने बोला कि आप वो रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो, आपको जब मैंने बोला कि आप उन रिकॉर्डेड सेशंस के साथ साथ अपने ओल्ड असाइनमेंट्स को भी सबमिट कर सकते हैं जिनको मैं पर्सनली इवेलुएट करूंगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही? तो आई होप ये चीज़ आप वंस एंड फॉर ऑल इसको क्लियर कर लीजिए ताकि ये इशू बार बार ना आता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।